हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑसिलेशन डिस्कस कर रहे थे। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला आया था 2π√L/g। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, तो फर्स्ट फैक्टर हमने एम्पलीट्यूड का इफेक्ट डिस्कस करना है। सो पीरियड ऑफ द टाइम सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एज लॉन्ग एज इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। जब तक कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है तब तक टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। बट इफ़ थीटा इज़ नॉट स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल नहीं रहता है, देन साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू थीटा, देन मोशन विल नॉट रिमेन सिंपल हार्मोनिक और क्या बन जाएगी, बट विल बिकम ऑसिलेटरी। इफ़ थीटा इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, तो टाइम पीरियड थीटा पर कैसे रिलेट करेगा, टी इज़ इक्वल टू √L/g। साथ में हमने एक्सपेंशन लिख ली है साइन थीटा की, 1 प्लस में 1/2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही फिर बाद में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और फिर साइन पावर 4। तो ये सारी इक्वेशन बनती जाएगी, बट इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स ही डोमिनेटिंग रहेंगी, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही लर्न करनी है, ठीक है। और ये किस केस में है, जब साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा है। सेकेंड फैक्टर है मास ऑफ द बोब। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बोब, सिर्फ एल और जी पर डिपेंड कर है। दैट इज वाई इफ द सॉलिड बोब इज रिप्लेस्ड बाय अ होलो स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस बट डिफरेंट मास, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। आप पेंडुलम भारी ले रहे हो या हल्का ले रहे हो उस बात से डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड क्या है, इफ़ अ गर्ल इज स्विमिंग इन अ स्विम एंड अनदर सिट्स विद हर, द टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज। वो उसी स्पीड से स्विम करेगी और टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा। थर्ड फैक्टर है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, वेयर L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वो। ये सेंटर ऑफ मास से लेके जितनी सस्पेंशन तक उस स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, हमारे पास L है, वेयर L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोब। और इसको हम इफ़ेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। इफ़ेक्टिव लेंथ जैसे यहाँ पर लेंथ आ रही है जब बोब है, फिर अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये इफ़ेक्टिव लेंथ है, सेम ही रहेगी जो, तो इसको हम इफ़ेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं। व्हेन अ सिटिंग गर्ल ऑन अ swinging swing stands up, her hand center of mass will go up, so L डिक्रीज कर जाएगा और टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब कोई स्विंग पर गर्ल खड़ी हो जाती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर चला जाएगा, दैट्स वाई L क्या कर जाएगा, डिक्रीज, और टी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज। इफ़ अ हॉल इज़ मेड एट द बॉटम ऑफ अ होलो स्फीयर फुल ऑफ वाटर, तो इसमें से वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और टाइम पीरियड तो हम रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि स्फीयर एम्प्टी ना हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, इनिशियली तो वो सेंटर पे ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वाटर ड्रेन ऑफ करता जाएगा स्फीयर से, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम विल मूव down and then will come up. Due to this L and hence T first increase करेगा, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा और इनिशियल वैल्यू के इक्वल आएगा। जैसे ये पानी भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास पहले तो मिड में था, फिर पानी यहाँ तक आ गया तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे चला गया। जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा, पहले तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, नीचे जाता जाएगा, फिर ये जब पूरा एम्प्टी होना स्टार्ट कर जाएगा फिर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि पूरा होलो स्फीयर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो होलो में अगेन मिड पे आ जाएगा। तो इसी तरह से पहले तो क्या होएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम होने के बाद फिर अगेन डिक्रीज करेगा। क्लियर। ये कुछ ग्राफ बना रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ है एल और टी के बीच में, तो यहाँ पर एल टी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम एल और टी स्केयर के लिए बीच में ही बना देते हैं तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। √L और टी के बीच में बनाते हैं तो एल प्रोपोर्शनल आएगी टी स्केयर के, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी,
स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। चाहे एल और टी स्क्वायर के बीच में बना लो, चाहे रूट एल और टी के बीच में बना लो, ये तो सेम बिहेवियर शो करेंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा अलग है, पैराबोलिक आएगा जब हम एल और टी के बीच में बनाएंगे। क्लियर? Now next factor is effect of g as t is inversely proportional to root g. रूट जी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड, हमने ये पढ़ा ही था कि t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई में जी। तो जैसे जैसे जी इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अब जी कब इंक्रीज करता है, जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एज वी गो हाई अबव द अर्थ सरफेस और वी गो डीप इनसाइड द माइंस, वैल्यू ऑफ जी क्या चल जाती है, डिक्रीज, और टाइम पीरियड क्या चल जाएगा, इंक्रीज। इफ़ अ क्लॉथ बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू हिल, अगर हम सिंपल पेंडुलम को हिल पर ले जाएं तो जी क्या चल जाएगा, डिक्रीज, और टाइम पीरियड क्या चल जाएगा, इंक्रीज। द क्लॉथ विल बिकम स्लोअर। ठीक है, क्लॉथ धीरे धीरे चलेगी। डिफरेंट ग्राफ्स हैं, जैसे टी और जी के बीच में है एज टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, तो पैराबोला तो बनेगा। पर जब ये जी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब जो वाई में फैक्टर आ रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तब तो आपके पास बोला बनता है ऊपर को उठा हुआ। अब ये इन्वर्सली है तो ये कैसे आएगा, इस टाइप से। ठीक है, और सेकंड ग्राफ क्या है, जी और 1/√g के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√g के, तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड। अगर हम सिंपल पेंडुलम का जो बोब है उसको वायर से सस्पेंड करते हैं तो लेंथ इंक्रीज कैसे करती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेंथ इंक्रीज करती है बाय द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द राइज इन द टेम्परेचर, आई नॉट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, और एल क्या है, फाइनल लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालें t/t0 की, तो ये आ जाएगी अंडर रूट एल बाई में एल नॉट, मतलब 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 1/2। जब हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सो t/t0 -1 विल बी इक्वल टू 1 अल्फ़ा डेल्टा थीटा, मतलब डेल्टा t/t क्या आ गया, 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। देन है हमारे पास सम अदर टाइप्स ऑफ पेंडुलम। फर्स्ट है इसमें इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। अगर हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम को कंपेरेबल कर दें रेडियस ऑफ अर्थ के, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कर दें, तो t इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/g होता है, तो L को हम नीचे ले आए तो ये बन गया 1/L। और अगर हमने ये क्या किया है कि लेंथ कंपेरेबल टू है रेडियस ऑफ अर्थ की, तो ये आ जाएगा 1/L प्लस में 1/r। अब अगर एस लेस देन है आर के, तो 1/L ग्रेटर देन होएगा 1/r के, तो टाइम पीरियड जो आएगा वो 2 पाई अंडर रूट L/g आएगा। बट अगर L ग्रेटर देन आर है तो 1/L लेस देन 1/r आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R बाई में g, मतलब 2 पाई इंटू में √6.4 इंटू 10⁻⁶, ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू 10 लेके टी की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 84.6 मिनट्स, एंड इट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड विच एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम कैन हैव। फिर थर्ड केस क्या बन सकता है, अगर हम एल को इज इक्वल टू आर ले लें, अगर एल इज इक्वल टू आर ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 पाई में जी 1/L प्लस में 1/L, मतलब 2/L, या बोल दो 2 में आर, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट R बाई में 2g। ये सोल्व करके आ जाएगा 1r। फिर एक और टाइप का पेंडुलम होता है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम हम बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। इट इज़ दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकेंड। तो टी की जगह 2 पुट कर दो, जी की जगह 9.8, लेंथ आ जाएगी अबाउट 1 मीटर, वैसे एक्जैक्टली होते हैं 99.3 सेंटीमीटर। तो फॉर द मून द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी
1/6 मीटर, 1/6 मीटर क्यों आएंगी? बिकॉज जी ऑन मून इज जी अर्थ बाय 6। फिर थर्ड टाइप का पेंडुलम है कंपाउंड पेंडुलम। एनी रिजिड बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स स्पॉट कंस्टिट्यूट्स अ फिजिकल पेंडुलम। कंसिडर द सिचुएशन, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू एंगल थीटा, थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, तो जो टॉर्क होएगी वो क्या आएगी? टॉर्क आती है आर क्रॉस एफ, एफ की वैल्यू एम जी, आर को हमने ले लिया एल, और बीच में आर क्रॉस एफ है ना, तो एंगल क्या आएगा? साइन एंगल, तो ये बन जाएगा एम जी एल साइन थीटा। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क को हम आई अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब d2 थीटा/dt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आई d2 थीटा/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, d2 थीटा/dt स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम जी एल अपॉन आई थीटा। थीटा वेरी स्मॉल है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन d2 थीटा/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। यहाँ से ओमेगा हमारे पास आ जाएगी एम जी एल अपॉन आई, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई/मी एम जी एल। ऑल्सो जो आपके पास आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, पैरेलल मतलब जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये है, तो इस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या होता है? इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास प्लस में ये अगर एल डिस्टेंस है तो एम एल स्क्वायर ऐड कर दो, तो आई इज इक्वल टू होता है आई सी एम प्लस में एम एल स्क्वायर, और के अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन है तो हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर प्लस में एम एल स्क्वायर। तो टी का फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो टी का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। फर्दर ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाय मी जी। क्लियर? तो एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। अगर बॉब छोटा है तो बॉब और हमने सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली ले सकते हो, बॉब बड़ा है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेके चलेंगे, मतलब एल इफेक्टिव लेके चलेंगे। क्लियर? फिर है सम कॉमन फिजिकल पेंडुलम, जैसे फर्स्ट है बार वाला, तो इस केस में आपके पास टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट 2L/3G। ग्रीन के केस में आता है 2 पाई अंडर रूट 2R/G। दूसरे केस में आएगा 2 पाई अंडर रूट 3R/2G। देन हमारे पास नेक्स्ट है स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? जब एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पे स्प्रिंग्स जो होता है वो स्टेबल होता है। जैसे मान लो ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है, अगर आपने इसको एक्सपेंड करवाया तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस का साइन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। तो एफ हो जाएगा माइनस के एच। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या बन जाएंगी? फोर्स तो होता है एम एल टी माइनस टू, तो एल से डिवाइड कर दो, एम टी माइनस टू आ जाएगा। एक्चुअली के इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। के की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब स्प्रिंग स्टिफ है, और कम है तो सॉफ्ट है। फॉर मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स इज सेम एवरीवेयर, और अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस और स्ट्रेच करें तो जो वर्डन होएगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है अपॉन द रेडियस, अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर यूज इन द स्प्रिंग। के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग लेंथ के, मतलब
एफ इज इक्वल टू क्या था, के एच। एफ इज इक्वल टू था माइनस के एच, तो यहाँ से के जो आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच आएगा। तो के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल। जब हम एक स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल को पीसेस में कट करते हैं सच दैट L1 इज इक्वल टू एन L2, तो इफ़ द कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज के, तो स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट पार्ट का बन जाएगा K1 इज इक्वल टू के इंटू एन प्लस वन अपॉन एन, और सेकेंड पार्ट का बन जाएगा K2 इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू के, तो K1 बाई K2 आ जाएगा 1 बाई एन के इक्वल। ठीक है, फिर है हमारे पास स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम का मतलब, पेंडुलम क्या होता है, जो फ्री टू ऑसिलेट हो, और स्प्रिंग का मतलब जैसे ही हमने स्प्रिंग बना रखी है, मतलब जिसको हम कंप्रेस या एक्सपेंड करवा सकते हैं। तो अगर हम एक पॉइंट मास को स्प्रिंग से सस्पेंड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्प्रिंग पेंडुलम। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिखा रखे हैं। टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, मतलब 2 पाई अंडर रूट एम बाई टी। और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई में एम। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है ऑन द मास। टाइम पीरियड में रूट एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो रूट एम के इन्वर्सली आ रही है। सो ग्रेटर इज़ द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, तो फ्रीक्वेंसी लेस होएगी और टाइम पीरियड ग्रेटर होएगा। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है फोर्स कांस्टेंट की इन्वर्सली, और फ्रीक्वेंसी कर रही है डायरेक्टली। टाइम ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज independent of the acceleration due to gravity. That is why a clock based on a spring pendulum will keep proper time everywhere on a hill or moon or in a satellite. क्योंकि एक्सेलरेशन के डिपेंडेंट तो है नहीं, तो हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और ये चेंज नहीं करेगी इवन इनसाइड द लिक्विड इफ डैम्पिंग इफेक्ट्स आर निगलेक्टेड। एक चीज़ होती है डैम्पिंग, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें तो जी के इंडिपेंडेंट है, तो लिक्विड में चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मासिव स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग का मास m है और मास m को ही हमने स्पेंड कर रखा है, कैपिटल M मास है स्प्रिंग का और स्मॉल m मास को हमने सस्पेंड कर रखा है, तो जो आपके पास इफेक्टिव मास आएगा वो आएगा m प्लस में m/3। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट m इफेक्टिव डिवाइडेड बाई k। और रिड्यूस मास कैसे निकालते हो, 1 बाई में एम आर इज इक्वल टू होता है 1 बाई में m1 प्लस 1 बाई में m2। अगर हम दो मासेस लेते हैं स्मॉल एम के और उनको कनेक्ट करते हैं बाय अ स्प्रिंग और उसको ऑसिलेट करते हैं ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, तो जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो 1 बाई में एम आर इज इक्वल टू आएगा 1 बाई में m1 प्लस 1 बाई में m2। तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम आर बाई में के। If a spring pendulum oscillating in a vertical plane is made to oscillate on a horizontal surface, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, इंक्लाइन प्लेन में भी इवन अनचेंज रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ स्प्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is the position of natural length of a spring as weight is balanced by the reaction। जैसे हमने फिगर में दिखा रखे हैं, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपवर्ड। रिएक्शन क्या होता है, वेट को जो रिएक्शन मिलता है न्यूटन थर्ड लॉ से उसको ही हम रिएक्शन बोलते हैं। वाली इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन जो आपके पास इफेक्टिव जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ बन रही है वो बन रही है एल प्लस में वाई नोट, तो जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होएगी वो भी क्या बनेगी, एल प्लस में वाई नोट विथ के वाई नोट इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे जो फोर्स होएगी वो के वाई नोट होएगी और उसने वेट के साथ बैलेंस होना है।
जबकि वर्टिकल केस में रिएक्शन ही वेट को बैलेंस कर रहा था, तो इफेक्टिव लेंथ एल ही रह रही थी। इसमें इफेक्टिव लेंथ एल प्लस वाई नोट है, तो जो आपके पास फोर्स आएगी के वाई नोट उसको बैलेंस करेगा वेट को के वाई नोट बैलेंस करेगी। इफ़ द स्ट्रेच इन अ वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग इज वाई नोट, देन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास एम के वाई नोट एम जी टी इक्वल, मतलब एम बाई के वाई नोट बाई जी टी इक्वल, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई में के, मतलब 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट बाई मी जी। टाइम पीरियड जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन जी, बट अलोन विद जी वाई will also change in such a way that y naught upon g will is equal to m by k remains constant. Clear? फिर है oscillation of spring combination. फर्स्ट है सीरीज कम्बिनेशन. सीरीज कम्बिनेशन मतलब हमने एक सीरीज में कनेक्ट करने, चाहे वर्टिकली कर रहे हैं चाहे हॉरिजेंटली कर रहे हैं. तो सीरीज कम्बिनेशन में जो फोर्सेस हैं वो इक्वल फोर्सेस रहेंगी जो स्प्रिंग पर एक्ट करती हैं, बट एक्सटेंशन डिफरेंट रहेगा. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, मतलब इन्वर्स करके हमें ऐड करना है फॉर कैलकुलेटिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ से के एस की वैल्यू आ जाएगी k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. और अगर हम एन स्प्रिंग्स को डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट हैं जिनकी उनको कनेक्ट करें सीरीज में, तो सारी के सारी इन्वर्सली ऐड हो जाएंगी. तो ये बन जाएगा 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 अप टू एन तक ले लो. ये अगर एन स्प्रिंग है तो के एस आ जाएगा के बाई में एन. टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई में के एस की वैल्यू हमने निकाली थी k1 k2 बाई में k1 प्लस k2. तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम इंटू में k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2. पैरेलल कम्बिनेशन मतलब हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो ये पैरेलल है, ये एक पैरेलल कम्बिनेशन है. तो इन पैरेलल कम्बिनेशन में हमने डिफरेंट फोर्सेस ऐड करेंगी ऑन डिफरेंट स्प्रिंग्स, तो बट एक्सटेंशन क्या रहेगी सेम. तो स्प्रिंग कांस्टेंट के पी क्या आ जाएगा k1 प्लस k2. इफ़ एन स्प्रिंग और डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फोर्स कांस्टेंट है, देन के पी इज इक्वल टू आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन. इफ ऑल स्प्रिंग हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट तो के पी बन जाएगा एंड के की इक्वल. टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई में के पी की वैल्यू पुट कर दो k1 प्लस k2, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई में k1 प्लस k2. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ी थी 10th क्लास में, तो वो सीरीज़ में होती थी R1 प्लस R2. इसमें उल्टा पैरेलल में है के पी इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और जो रेजिस्टेंस होती है पैरेलल में इन्वर्सली ऐड होती थी ना, 1 बाई में आर पी इज इक्वल टू होता था 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2. के में ये फॉर्मूला इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा सीरीज़ में. रेजिस्टेंस वाले ही फॉर्मूले बट उल्टे हैं. सीरीज़ में था जो वो पैरेलल में बन गया, जो पैरेलल में था वो सीरीज़ में बन गया. क्लियर? देन है हमारे पास फ्री डैम्प्ड फोर्स एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन जैसे नेम से ही क्लियर है, जो फ्री फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगी, मतलब विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, उनको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन. एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि बाहर का हमने इफेक्ट लेना ही नहीं है, फंडामेंटल के साथ ही वो ऑसिलेट कर रही है. फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है ओनली अपॉन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. फिर है डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होंगी, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा विद टाइम, जैसे यहाँ फिगर में दिखा भी रखे हैं, एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस टाइप की ऑसिलेशन होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन. इन दिस ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन decreases exponentially due to the damping forces like frictional force, viscous force, hysteresis, etc. Due to decrease in amplitude, the energy of the oscillator also goes on decreasing exponentially. अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी.
द फोर्स प्रोड्यूसेस अ रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑसिलेशन, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स किसकी वजह से आ रही है? ऑसिलेशन में रेजिस्टेंस की वजह से। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज v, तो डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू आई डी माइनस बी वी। बी क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दो वेलोसिटी से और नेगेटिव साइन ले लो, आपके पास क्या आ जाएगी? डैम्पिंग फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? एफ इज इक्वल टू आई डी एफ आर, मतलब ड्यू टू रेजिस्टेंस, प्लस डैम्पिंग मतलब माइनस के एच माइनस के वी। तो ये बन जाएगा एम डी टू एच बाई डी टी स्क्वेयर प्लस बी डी एच बाई डी टी प्लस के एच इज इक्वल टू ज़ीरो। वी की जगह हमने ले दिया डी एच बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो आपके पास फोर्स थी उसको ले दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी, वी की जगह डी एच बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी टू एच बाई डी टी स्क्वेयर। क्लियर? फिर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी डैम्प्ड ऑसिलेटर की? एच इज इक्वल टू एच एम इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। ओमेगा डैश इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये इक्वल आएगी अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम स्क्वायर। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली विथ टाइम according to h is equal to hm e raised to the power minus b by 2m into t. For a damped oscillator, if the damping is small, तो mechanical energy decrease करेगी exponentially with time as is equal to 1 by 2 kh square। h की जगह क्या आ जाएगा? hm square e raised to the power minus bt by 2m। फिर है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड मतलब कोई उसको फोर्स कर रहा है, तो जिसमें बॉडी ऑसिलेट करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर नोन एज फोर्स ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर डिक्रीज करेगा ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्सेस, बट ऑन द अकाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एम्पलीट्यूड भले ही डिक्रीज करे लेकिन बाहर से उसको एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती जाएगी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। रेजोनेंस क्या होएगी? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी तब हम बोलते हैं ये रेजोनेंस आ गई। और जिस फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। While swinging on a swing, if you apply a push periodically by pressing your feet against the ground, तुम क्या देखते हो कि ऑसिलेशन कैन नाउ बी मेंटेन, बट एम्पलीट्यूड तो हम इंक्रीज करवा सकते हैं। स्विंग को हम ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं ना जब हम फिट को नीचे टच करते हैं। अंडर दिस कंडीशन द स्विंग हैज़ फोर्स और ड्राइवन ऑसिलेशन, मतलब हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दी और जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया स्विंग का, तो ये क्या है? एक फोर्स्ड ऑसिलेशन है। क्लियर? In forced oscillation, frequency of damped oscillator is equal to the frequency of external force. Suppose an external driving force is represented by Ft is equal to F cos omega t। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये मोशन हो रही है अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? वही सेम माइनस के एच, डैम्पिंग माइनस बी वी। ड्राइविंग क्या होएगी? एम ए इज इक्वल टू सम ले लो माइनस टी एच माइनस बी वी प्लस एफ नोट कॉस ओमेगा डी टी, तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर डी टू एच बाई डी टी स्क्वेयर प्लस के एच प्लस बी डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू एफ नोट कॉस ओमेगा डी टी। और इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली लर्न करना है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, और एम्पलीट्यूड क्या आएगा? एफ नोट बाई में एम अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम होल स्क्वायर। टेंजेंट थीटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन बी ओमेगा बाई एम। ओमेगा नोट क्या होएगी? के अंडर रूट के बाई में एम,
मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होगी? रेजोनेंस आपको बताया था जहाँ एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल से मैच कर जाती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर डिपेंड कर रहा है अपॉन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एक्सटर्नल फोर्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है। जब ओमेगा डी की इक्वल हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, बट इनफाइनाइट नहीं होएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जहाँ रेजोनेंस होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा डी पर हो रही है, तो ये इस टाइप से एम्पलीट्यूड ओमेगा डी पर इंक्रीज करता जाएगा। अगर हाई डैम्पिंग हो रही है, हाई डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के कारण ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो रेजोनेंस तो होएगी एट ओमेगा डी, पर एम्पलीट्यूड उतना इंक्रीज नहीं करेगा। लो हो रही है तो मिड में आ जाएगा, नेग्लिजिबल है तो एम्पलीट्यूड काफ़ी हाई अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा। एनर्जी रेजोनेंस भी किस पे होएगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट पे। इस पर क्या करेगा? ऑसिलेटर ऑब्जर्व करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स सिस्टम, और इस स्टेट को हम बोलते हैं एनर्जी रेजोनेंस। एट रेजोनेंस velocity of a driven oscillator is in the phase with the driving term. Sharpness of the resonance of a driven oscillator depend करती है on the damping. In the driven oscillator, the power input of the driving term is maximum at resonance. इनपुट कहाँ पर मैक्सिमम रहेगी? रेजोनेंस पर। मेंटेन्ड ऑसिलेशन क्या होती है? जिसमें लॉस मेंटेन हो जाए, मतलब कंपनसेट हो जाए बाय सप्लाइंग एनर्जी। मेंटेन का मतलब एक लिमिट में रहना, ना लॉस ज़्यादा होना ना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना। तो जिसमें लॉस तो हम कंपनसेट करवा देंगे बाय सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, उस ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? मेंटेन्ड ऑसिलेशन। क्लियर?